ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या था एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी देख रखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में भी हमने देखा था वो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके का था कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमने मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। ठीक है, एक एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ये ऐसा मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऐसा कर दूं k इंटू ए, तो k इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा, k इंटू ए का मतलब हो जाएगा कि सारा का सारा डिटरमिनेंट का जो सॉरी सारा का सारा मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा कर दूं कि फिर उसका अगर मैं डिटरमिनेंट लगा दूं तो वो क्या आ जाएगा, k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये अपने को पढ़ना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज होता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, हम पहले चीजों को समझते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m बाई n, और मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p बाई q, तो ये सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होना चाहिए, और इस पॉसिबल होने के लिए कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और वो क्या कंडीशन होता है कि ये और ये वाला जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, यानी कि n इक्वल टू p। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली इफ n इज इक्वल टू p। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लायक है तो उस कंडीशन को बोला जाता है कन्फर्मेबल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। n मतलब क्या हो गया, n मतलब हो गया पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसका नंबर ऑफ कॉलम। और p मतलब क्या हो गया, जो दूसरे वाला मैट्रिक्स था उसका नंबर ऑफ रो, उसका नंबर ऑफ रो। अगर ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट किया तभी हम बता सकते हैं कि हमारा जो दो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। हम अगर एग्जांपल की बात करें, हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है a 3/2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है b 3/7, तो सॉरी मैंने ऐसे ले लिया 2/7। अगर इस तरीके का कोई मैट्रिक्स है तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये और ये वैल्यू जो है दोनों सेम होना पड़ेगा, इसका कॉलम और इसका रो जो है, नंबर ऑफ रो और उसका नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करेगा, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता है उसके अलावा एक नया मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम दो नंबर को ही अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया नंबर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके जगह पे एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो नया मैट्रिक्स होगा वो कितने ऑर्डर का होगा ये चीज हमें जानना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये दोनों नंबर इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि इसका कॉलम और इसका रो जो है वो इक्वल होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल होता है देन मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल मतलब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बचा रह गया, यहाँ क्या बचा रह गया 3, यहाँ क्या बचा रह गया 7, ये जो 3 और 7 बचा रह गया, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ये ऑर्डर बन जाएगा 3/7। ठीक है, यानी कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 कॉलम होगा और 7
रोज होगा, ठीक है, ये सॉरी 3 रोज होगा और 7 कॉलम्स होगा, ये चीज हम उसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज नोटिस कीजिएगा, अगर मैं बी ले लूं जैसे 2/7 और मैं ए ले लूं तो कितना हो गया 3/2, हमारा ए क्रॉस बी तो पॉसिबल हो गया, बट अगर हम बी क्रॉस ए निकालने की यानी कि बी ए निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 7 और 3 जो इक्वल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, और जब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता तो उस केस में हम इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन कन्फर्मेबल। तो इस कंडीशन को बोला जाता है नॉन कन्फर्मेबल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों नंबर इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके हम लोग ये बता सकते हैं कि कभी भी अगर ए बी इंटू बी पॉसिबल हो जनरली, तो जनरली हम लोग ये बता सकते हैं कि कभी भी अगर ए इंटू बी पॉसिबल हो तो जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ए बी अगर है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है, कि अगर ए बी जनरली ए बी अगर कंफर्मेबल है तो बी ए जो है, इफ अगर ए बी कंफर्मेबल हुआ तो बी ए जो है वो मे और मे नॉट बी कंफर्मेबल, तो जरूरी नहीं है कि कंफर्मेबल हो सकता है, ठीक है। ये हमारा कुछ कुछ कंडीशन है, कैसे ये हमने बता दिया, हो भी सकता है पॉसिबल भी हो सकता है। अगर हमारा मान लेते हैं मैट्रिक्स इस तरीके का है, ए बी हमारा 3/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी हमारा 2/3 मैट्रिक्स है, तो इस केस में क्या ए बी पॉसिबल हो जाएगा, ए बी पॉसिबल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर मैं बी ए करूंगा, बी मेरा कितना हो जाएगा 2/3 और ए मेरा कितना है 3/2, तो ये बी ए बी पॉसिबल है, ठीक है, बी ए बी पॉसिबल है। तो अगर इस टाइप का कोई कंडीशन बन जाए जिसमें ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है तो उस टाइप का वो अलग केस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ कंडीशन। अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताऊं, मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 6 4 9 1, ठीक है, इनटू 2 9 1 4 2 6, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहला कंडीशन ले लेते हैं, दूसरा एक कंडीशन ले लेते हैं हम लोग 2 3 6 और 4 9 1, चलिए इसी को ले लेते हैं, इनटू हम लोग इसको ले लेते हैं 190452736, ठीक है। अब इसमें से बताइए कि कौन सा केस, पहला केस या दूसरा केस, किसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और किसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, जल्दी बताइए किस केस में। फर्स्ट में पॉसिबल होगा सर, जल्दी बताइए, सब लोग बताइए। फर्स्ट वाले में पॉसिबल होगा, फर्स्ट वाले में पॉसिबल होगा और सेकंड वाले में नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाला जो हमारा ऑर्डर है, फर्स्ट वाला हमारा ऑर्डर कितना है 3/2 और दूसरा वाले का ऑर्डर कितना है 2/3। तो चलिए इन दोनों का ये आखिरी वाला वैल्यू जो है वो सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंफर्मेबल। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बहुत बड़े। दूसरा वाला देखते हैं, ये हमारा ऑर्डर कितना है 3/2 है और ये हमारा ऑर्डर कितना है 3/3 है, तो ये वाला वैल्यू हमारा सेम नहीं हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए अब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, एक नया मैट्रिक्स आएगा, अब ये जो नया मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट वाले का 3/3, कितना ऑर्डर होगा 3/3, ठीक है, क्योंकि ये 2 और 2 तो सेम हो गया, क्या बचा रह गया, इधर 3 बचा रह गया, इधर 3 बचा रह गया, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कितना होगा 3/3, ठीक है। तो इतना हमारा बेसिक था, इतना बेसिक हमने जान लिया कि किस तरीके से कैसे हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब एक्चुअली में कैसे होगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में भी बताया था, जब डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन बता रहा था
कि मैट्रिक्स में हम सिर्फ रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। ठीक है, मैंने ये चीज बताया हुआ था कि डिटर्मिनेंट में हम रो टू कॉलम, कॉलम टू रो कुछ भी कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स में हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यही ले लेते हैं कि 2 3 9 1 4 0। हम थोड़ा इजी इजी नंबर ले लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। 1 2 -1 0 5 1। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं इस तरीके से 4 2 0 1 1 1, ऐसा ले लिया। चलो इसका नाम हमने रख दिया चलो ए, दूसरे वाले का नाम हमने रख दिया चलो बी। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ए हमारा कितना ऑर्डर का है? ए हमारा ऑर्डर का है, ये हो गया 3/2। 3 into 3 by ये हमारा ऑर्डर हो गया 3/2 और ये हमारा ऑर्डर हो गया 2/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर होगा 3/3। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से मान ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2 और ये हमारा बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, और ये जाके कोई नया मैट्रिक्स बन रहा है 3/3। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर है, ये दोनों वैल्यू बराबर होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब ये जो 3/3 होगा मतलब इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे और 9 एलिमेंट्स किस तरीके के आएंगे? ये सी मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स का नाम कुछ इस तरीके से रख देते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया। ठीक है, यानी कि जो दोनों मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करेगा, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अगर आप लोगों ने ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर पढ़ा होगा, अगर उसमें मैंने जिस तरीके से बताया था सेम तरीके से ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, बट हम लोग थोड़ा सा आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया है वो कौन सा मल्टीप्लिकेशन बताया है? रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन बताया गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि किस तरीके से आप याद कीजिए डिटर्मिनेंट में हम किस तरीके से करते थे कि रो बाय कॉलम मतलब पहला रो ले लेंगे, उसके बाद उसको पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके याद कीजिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग बिना याद रखे भी निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट निकालना है वो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा निकालना है? C11। सारे एलिमेंट का अलग अलग करके वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। अब ये C11 कैसे निकलेगा और कितना होगा इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट C11। हमारा जो कंडीशन था यानी कि हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा लॉजिकली करते हैं कि क्वेश्चन को हमारा सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ पे हमारे पास दो चीज लिखा हुआ है, ए भी 1 और दूसरा वाला भी नंबर है 1, यानी कि रो 1 और कॉलम 1 बोला गया है। ठीक है, इसमें बोला गया C11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, यानी कि पहला वाला रो बताता है, दूसरे वाला कॉलम बताता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पहला वाला नंबर हमारा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है, एक ए और एक बी। ठीक है, और C11 का मतलब हमें समझ में आ गया कि पहला रो पहला कॉलम। तो हम ऐसा करेंगे कि R का मतलब जो पहला वाला रो होगा वो A का रो होगा और दूसरा वाला कॉलम जो होगा वो B का कॉलम होगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, यानी कि C11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, C11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, बट पहला रो किसका होगा? A का होगा। पहला कॉलम किसका होगा? बी का होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आगे हमारे पास कैसा आ जाएगा, हमारा पहला रो में कौन सा एलिमेंट है? ए का 1 2 और पहला कॉलम का कौन सा एलिमेंट है? 4 1। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैसा आ जाएगा? 1 into 4 plus 2 into 1, यानी कि हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा? 6। ठीक है, दूसरे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाता है? दूसरा एलिमेंट आ जाता है हमारे पास C12, यानी कि पहला वाला हमारा रो है और दूसरा वाला हमारा कॉलम है। ठीक है, तो रो हम किसका कंसीडर करेंगे? ए मैट्रिक्स का। कॉलम हम किसका कंसीडर करेंगे? बी मैट्रिक्स का। तो C12 जो है, C12 वैल्यू हम लोग का क्या निकल के आएगा देखते हैं, C12। ठीक है, तो ये जो C12 वैल्यू है, C12 वैल्यू हम लोग का निकल के आएगा, C12 वैल्यू हम लोग का निकल के आएगा। ध्यान से देखिएगा, C12 निकल के आएगा, C12 निकल के आएगा, ये 1 इंटू ये पहला रो हो गया
और ये दूसरा कॉलम हो गया। इस बार इस कॉलम को हमें कंसिडर करना है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 4। हेलो, क्लास ही में हूँ, बता। क्लास एक जरूरी 5 मिनट है होगा। हाँ बोल बोल। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद C12 सर ये वाला नहीं। हाँ तो बता रहा हूँ, तब समझ में आएगा, पहले सुन लो। ठीक है, तो C12 मतलब हमारे क्या आ जाएगा, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, जब मैं 3-4 चीजें बता दूंगा उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे क्या है, पहले सुन लो सारा का सारा। C13, ठीक है, C13 मतलब हम लोग किस तरीके से करेंगे, 1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 मतलब हमारा रो हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। C13, ठीक है, 1 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1 मतलब हमारा रो हो जाएगा और 3 मतलब हमारा कॉलम हो जाएगा। जब भी हम लोग रो कंसीडर करेंगे, हम लोग कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रो बाय कॉलम में डिटरमिनेंट में आप लोग याद कीजिए, जब भी हम लोग रो कंसीडर करेंगे वो पहले वाले मैट्रिक्स का होगा, और जब भी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो दूसरे वाले मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, तो यानी कि रो जो होगा वो पहले वाला मैट्रिक्स क्या है हमारा, ए होगा, कॉलम जो होगा दूसरे वाला मैट्रिक्स हमारा कौन सा, बी का। तो हम कौन सा मैट्रिक कौन सा एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं, C13। C13 मतलब पहला 1 का रो कितना है इसमें, 1, और कॉलम कितना है इसमें, 3। ठीक है, तो यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, C13 इज इक्वल टू, पहला रो में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 1 2, और दूसरे तीसरे कॉलम में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 0 1। तो हमारे किससे कैसे आ जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 2। फिर हम लोग आगे कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, C21। ठीक है, फिर हम लोग आगे कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, C21। तो C21 एलिमेंट ध्यान से देखिए किस तरीके से निकलेगा, C21 यानी कि हमें कौन सा रो है, इसमें हमारा रो है 2 और कॉलम है 1। इस बार हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है, इस बार हमें मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, पहले वाले का जो रो लेंगे वो रो कौन सा होगा, सेकंड रो होगा। याद रखिएगा हम कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हैं, C21, यानी कि रो हमारा कौन सा है 2, कॉलम हमारा कौन सा है 1, यानी कि इस बार ये रो और इस कॉलम के बीच में मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि -1 0 और 4 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा 4। फिर हम लोग निकालेंगे C22 मतलब इस बार क्या हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। रो मतलब किसका, फर्स्ट वाले का, कॉलम मतलब किसका, सेकंड वाले का, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो में हमारे पास कितना एलिमेंट है, -1 0, और सेकंड कॉलम में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 2 1। तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ये हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 0 तो इंटू 321 वाले में -4 आएगा ना, हाँ T21 में। हाँ सॉरी, -1 इंटू 4 प्लस 2 0 इंटू 1, यस यस यस, -1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1, ये -4 आ जाए, यस सही है। -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, C31 मतलब इस बार सॉरी एक और एलिमेंट बचा रह गया, C23 मतलब क्या, दूसरे रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो और थर्ड कॉलम का। इस बार हम डायरेक्ट कर देंगे तो कितना देगा, -1 0 और 0 1, तो -1 इंटू 0 और 0 इंटू 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद C31 यानी कि थर्ड रो, और रो किसका होगा, पहले वाले मैट्रिक्स का, तो मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से, रो किसका होगा, थर्ड वाले का, और कॉलम किसका होगा, सेकंड वाले का। तो 3 1 मतलब कौन सा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा 21, तो ये वैल्यू आ गया 21। C32 हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, C32 हमारे पास कितना आ जाएगा, C32 यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा ये 11। तो C33 हमारे पास कितना आ जाएगा,
5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये सारा का सारा एलिमेंट जो है हमने निकाल लिया, जितना एलिमेंट की हमें जरूरत थी। आप अगर ध्यान से देखिएगा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसी तरीके से किए हैं, बट जैसे डिटरमिनेंट में हम लोगों ने किया था एग्जैक्टली वही चीज है। आप अगर डायरेक्टली वैसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम लोग उसमें किस तरीके से मल्टीप्लाई किया था, हमने बड़ा सा मैट्रिक्स बना लिया, डिटरमिनेंट बना लिया था, उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे थे। अब ये पहला रो और पहला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, डायरेक्टली ऐसा लिखा जाएगा। फिर पहला रो दूसरे कॉलम क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, इस तरीके से लिखते हुए जाएंगे। तो हमने इतना बड़ा नहीं करते हुए हमने सिंपल सा क्या कर लिया, उसको एक एलिमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करने की हम लोगों ने कोशिश की, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ज्यादा बड़ा नहीं बने और कैलकुलेशन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स जो निकल के आएगा, वो नया मैट्रिक्स हमारे पास कितना निकल के आएगा, जो भी C 3/3 मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स हमारे पास कितना निकल के आएगा, इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास C11, C12, C13 कितना निकला, 6, 4 और 2, तो ये आ जाएगा 6, 4 और 2। ठीक है, उसके बाद C21, C22, C23 कितना आएगा, -4, -2 और 0, तो ये आ गया हमारे पास -4, -2 और 0। उसके बाद आखिरी एलिमेंट क्या क्या निकला, 2, 1, 1, 1 और 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, 1, 21, 11 और 1। तो ये हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैट्रिक्स हमारा निकल गया। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए कि हाँ अब समझ में आया नहीं आया, किस पॉइंट पे, अब पूछिए। C11 वाले में सर दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत हो गया इसमें? सर पहला वाला तो कॉलम इसमें 1 इंटू 4 नहीं ना है, इसमें पहला वाला रो जो है, पहला रो में क्या एलिमेंट है, 1 2 ना है, पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1 इंटू 1 4 और 1, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 के साथ, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ, तो कितना आ गया, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो यही चीज है, हम लोग डिटरमिनेंट में भी यही चीज कर रहे थे। ठीक है, तो वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम लोग करते हुए जाएंगे। अब मान लो हमारे पास ये इसका पहला रो है और इसका तीसरा कॉलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला वाला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 के साथ। इसका दूसरा वाला एलिमेंट क्या है, 2, तो इसका दूसरे वाले एलिमेंट का किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ। फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब मान लो C321 निकालना है, 32 निकालना है, तो 32 मतलब क्या हो जाएगा, इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम, और इसका थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम कैसे निकालेंगे, इसका 5 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ। इसका 1 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ। आया समझ में? यस सर। और किसी को कोई डाउट मल्टीप्लिकेशन पे, फटाफट बताइए। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अगर डिटरमिनेंट आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, जो भी लेक्चर्स है डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन वाला, उसको भी एक बार देख लीजिएगा तो सारा चीज क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसी चीज को देखिए, हमारे पास उसी चीज को क्या ये अजीबोगरीब तरीके से, बड़ा भयानक तरीके से लिख दिया गया, तो इसको इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इतना खतरनाक तरीके से देखोगे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकाला कैसे गया। तो सिंपल सा ये पूरा प्रोसेस याद रखो कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकता है, और जब पॉसिबल होता है तो मल्टीप्लिकेशन को किया कैसे जाता है। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कोई कि सर ये पहला रो और पहला कॉलम के साथ आपने ऐसे ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आपने ये क्यों नहीं किया कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो इस तरीके के बेवकूफों वाले सवाल कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन ही यही है कि मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, उसी को हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। और जिस चीज का डेफिनेशन बना दिया गया है बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने, हम उस चीज को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट जहां तक सिलेबस में है तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसको आप नोट के फॉर्म में लिख भी सकते हैं
कि फॉर टू गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी में एग्जिस्ट बट बी ए में नॉट एग्जिस्ट। हमने अभी देखा था कि ए बी एग्जिस्ट कर सकता है बट बी ए जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद बी ए में एग्जिस्ट एंड ए बी में नॉट एग्जिस्ट, ये भी हो सकता है। उसके बाद ए बी एंड बी ए बोथ में नॉट एग्जिस्ट, ये भी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स अगर दिया जाए ए और बी, तो जरूरी नहीं है कि ए बी या बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑर्डर में डिफरेंस हुआ, रो और कॉलम के नंबर में डिफरेंस हुआ, तो दोनों में से कोई भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद ए बी एंड बी ए बोथ में एग्जिस्ट, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, बड़ा ही आसान सा एक क्वेश्चन है। ये वाला तो चलो आप लोग घर पे कर लीजिएगा, ये बढ़िया सा उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो एग्जांपल 2 है, इसमें ए बी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ए इंटू बी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और उसके बाद पूछा गया कि डज बी ए एग्जिस्ट। अब ए इंटू बी फाइंड आउट करके बताइए मेरे पास कि ये कितना वैल्यू आ रहा है। ए इंटू बी का जो वैल्यू है, बड़ा ही छोटा सा मैट्रिक्स दिया गया है, फटाफट ए इंटू बी फाइंड आउट करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी कीजिए। हो रहा है सॉल्व आप लोगों से? यस सर। सर हो गया। चलिए बताइए, मैट्रिक्स मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा? 3/2 का। ये हमारे पास 3/2 है, ये 2/2 है। ओके, 3/2 का बनेगा, बहुत बढ़िया। 3/2 का बनेगा तो यानी कि 3 रो आएगा, 2 कॉलम आएगा। ये वाला एलिमेंट कितना आएगा? पहला एलिमेंट -4। -4। दूसरा एलिमेंट 5 आएगा। 5। एलिमेंट 5, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 5 कर। ओके, ये भी एलिमेंट 5, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला एलिमेंट 13। 13, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद अगला एलिमेंट 9। 9, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 9। उसके बाद लास्ट एलिमेंट 8। 8, बहुत बढ़िया। सबका सेम आ रहा है, मतलब सही होना चाहिए। ठीक है, सबका सेम आ रहा है, मतलब सही होना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ए इंटू बी जो है, मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता हूँ। रो और कॉलम के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा, रो और कॉलम के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। जगह बन जाए। ओके, तो ये 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ये आ जाएगा। फिर दूसरा कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1, ये आ जाएगा दूसरा। 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2 आ जाएगा।
फिर 3 इंटू -1, सॉरी 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद आखिरी कितना आ जाएगा, 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2, फिर इधर जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, माइनस माइनस, ये तो -4 आ रहा है, आप लोग का कितना आया था, -4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद 2 3 जा 6, 6 -1 है, कितना आ गया 5। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, ये भी आ जाएगा 5। उसके बाद 3 जा 9, 9 प्लस 4 हो गया कितना 11। उसके बाद ये कितना आ गया -1, 5 2 जा 10, 10 -1 कितना हो गया 9, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया 1 3 जा 3, 3 5 जा, ये हो गया 8, ठीक है। तो ये 5 11 8, ओ सॉरी 13, सही है, मैंने गलती लिख दिया, ये है 9 प्लस 4 13, ठीक है। चलिए -4 5 9 5 13 18, -4 5 13 8, ओके, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, ठीक है। हाँ, अब चलिए ये बताइए कि इसका जो बीए है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बीए एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 3/2, तो ये दोनों सेम नहीं होगा। आप लोग का अगर वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से आप लोग ओपन कीजिएगा, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ना है आज। तो ये हो जाता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मेरे ख्याल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब समझ में आ गया होगा, इस पे ज्यादा समय हम लोग नहीं देते, ये बस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालना था, बस इतना ही हमें जानना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आप घर बैठे बैठे आराम से बनाते रहिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स भी करते रहिएगा। हमारा मेन चीज है प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या, अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा हमेशा होता है तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, अगर ऐसा हमेशा नहीं होता है तो उसको नॉट कम्यूटेटिव बोलते हैं। और हमने अभी ऊपर के एग्जांपल में देखा था कि जरूरी नहीं ऐसा हमेशा हो, ठीक है, किसी किसी केस में हो भी सकता है। When AB is equal to B है, जब ये दोनों चीजें बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूट, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूट, ठीक है। और when AB is माइनस बी है, then we can say that AB is एंटी कम्यूट। जब AB is equal to माइनस बी हो जाता है तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं एंटी कम्यूट, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ देखिए, एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी मैट्रिसेस A, B and C for which A, B, C and A, B into C both exist, अगर दोनों एग्जिस्ट करता है then we have, दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर होगा, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, क्या बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के लिए कि a इंटू बी प्लस सी कर दिया तो ए बी ए प्लस ए सी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू सी कर दिया तो ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बस एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर a इंटू बी प्लस सी किया तो a देखिए कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो a हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। a प्लस बी इंटू सी, सी कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो c देखिए हमेशा राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। तो इस चीज को हमें मेंटेन करना है ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, तो इसमें कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसा कर दिया कि a प्लस बी इंटू सी और उसको हमने लिख दिया सी ए प्लस सी बी, ऐसा लिख दिया, तो ये चीज जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जिस तरफ से, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, जिस तरफ से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उस नंबर को हमें उसी तरफ, या फिर उस मैट्रिक्स को हमें उसी तरफ रखना पड़ेगा। अगर a को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में a जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज ध्यान से देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है,
अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो सकता है जीरो भी निकल सकता है, ठीक है। जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स ले लिया, बी एक मैट्रिक्स ले लिया, आप लोग देख सकते हैं जिसमें ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट ए इंटू बी जब निकाला जा रहा है तो ए इंटू बी जो है वो नल मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो ऐसा भी केसेस हमें दिख सकता है, ठीक है। अब लेफ्ट जीरो डिविजर और राइट जीरो डिविजर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया और जिस केस में लेफ्ट हैंड साइड जो था वो हमारा नल मैट्रिक्स नहीं था, तो उस केस में ए को बोला जाएगा लेफ्ट जीरो डिविजर, ठीक है। राइट जीरो डिविजर मतलब सिंपली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जा रहा है, और राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स था वो बी है, वो क्या नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, देन बी इज कॉल्ड ए राइट जीरो डिविजर ऑफ ए बी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है बट फिर भी याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा एक और प्रॉपर्टी आता है हमारे पास, इफ ए, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। क्या चीज? एक बार सर फिर से ये वाला लेफ्ट हाँ, जीरो डिवीजर ध्यान से देखिए, इधर देखिए, अगर ए इंटू बीरो नल मैट्रिक्स हो जाता है और अगर लेफ्ट साइड वाला नल मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है उसको बोला जाता है लेफ्ट जीरो डिविजर ऑफ ए बी। सिमिलरली अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो जाता है और राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब वो जीरो नहीं होता है क्योंकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं आता, ये नल मैट्रिक्स। इफ ए इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों का वैल्यू जो है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड वाला नल मैट्रिक्स नहीं है, तो उस केस में राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को बोला जाएगा राइट जीरो डिविजर, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला भी अगर नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोला जाएगा लेफ्ट जीरो डिविजर। सिंपली अगर आप इधर देखिए तो इस केस में क्या हो रहा है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है बट फाइनल रिजल्ट क्या आ जा रहा है, जीरो, तो दोनों में से एक भी क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, तो फाइनली इस वाले को बी वाले को बोल देंगे राइट जीरो डिविजर और ए वाले को बोल देंगे लेफ्ट जीरो डिविजर, ठीक है। बस यही है कि अलग अलग नाम हो जाता है इसका, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है कि if A is a given square matrix and I is an identity matrix of the same order as A, then we have A into I into A equal to A। आप लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। अगर सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं और दोनों किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, वही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर A को स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का अगर मैं नल मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा, हमें इससे एक्स्ट्रा पॉइंट भी थोड़ा कुछ कुछ पढ़ना है, अभी थोड़ा सा बुक से हटके हमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ कुछ पढ़ना है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या है ध्यान से देखिएगा कि अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा। एक पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो मैं आप लोगों को फिर से हल्का सा रिवीजन करा देना चाहूंगा, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो पॉइंट हम लोग फिर से हल्का सा रिवीजन कर लेंगे इसी में आगे। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, याद कीजिए, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, उसको मैं 7 लिख दे रहा हूं। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है तो उस केस में हम उस मैट्रिक्स को बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स, आप लोग को याद होगा, ठीक है। उस केस में हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ए को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो अभी देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स कब, जब जिसका डिटरमिनेंट, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस में होता है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर बोला गया, यानी कि ऐसा चीज होना चाहिए कि 3 into 1/3 इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाना चाहिए, यानी कि एक नंबर हो गया ये उसका इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरीके से, ठीक है। बट जीरो का इनवर्स कभी पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स ये बस याद रखने के लिए है, ध्यान से समझिएगा कि इनवर्स ऑफ, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगा, अभी बस याद रखिएगा इनवर्स ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो अगर पूछा जाए तो 0 into 1/0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे पास, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए किसी भी चीज का इनवर्स निकालने के लिए उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए,
ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बस इस चीज को याद रखने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि आगे हमें काम आएगा। हम बस ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला प्रॉपर्टी देखा ये बस याद रखने के लिए देखा, ठीक है। और उसमें क्या याद रखना है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के आगे जाके पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना है, अभी बस चीजें समझना है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये क्या होता है क्या नहीं होता, आगे जाके हमारे पूरा का पूरा टॉपिक है, इस पे पढ़ना है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज पॉसिबल, इस पर मैं बस आगे आगे थोड़ा थोड़ा बताते जाते रहता हूं ताकि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इज पॉसिबल ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। बस ये बस याद रखने के लिए कि 0 हो गया तो मान लीजिए इनवर्स नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दैट इज नॉन सिंगुलर, दैट इज नॉन सिंगुलर, दैट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास, हम एक नंबर ले लेते हैं 3 और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 1/3, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है 1। तो 3 को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ 1/3 और 1/3 को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज 3, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली इनवर्स का भी ऐसा ही होता है, अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं a इंटू बी, ठीक है, और उसका वैल्यू आ जाए हमारे पास आई, ध्यान से समझिएगा, इसमें तो कोई वन नाम का चीज नहीं है, इसमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं और उसका वैल्यू आ जाए आई, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो उस केस में ए के साथ जो दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग पहले वाले का क्या बोल देंगे, इनवर्स। बी इज इनवर्स ऑफ ए। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड एज ए इनवर्स, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं उसका वैल्यू इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो दोनों को एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स बोला जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, i के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स, ए का इनवर्स बोलने का मतलब ए के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूं कि फाइनल रिजल्ट जो है हमारा क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तब जिस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये सब चीजों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग आगे जाके यूज करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करता था, ध्यान से समझिएगा। अगर डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा तब भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 8 के नाम से याद रखिएगा इसको, कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, उसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आसान सा भाषा में समझ में आए, अगर a इंटू बी दो डिटर्मिनेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट निकला उसको हम लोग क्या सेपरेटली, अगर हम दो डिटर्मिनेंट को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा वही वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। या फिर अगर इससे और आसान भाषा में समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है a और b, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लूं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, या फिर साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स का निकालूं और डिटर्मिनेंट ऑफ दूसरे मैट्रिक्स का निकालूं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू जो है वो बराबर आता है, ठीक है। अब बहुत सारे का मतलब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसको प्रूफ करके बताइए कैसे होगा, तो ये सब प्रूफ करने वाली चीज नहीं है, आप अपने मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिएगा 2 3 0 4, ठीक है, 4 5 6 1, और इसको मल्टीप्लाई करके आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट इतना समय बर्बाद करके फायदा नहीं है, हमें पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी होता है तो इसको बस यूटिलाइज करना है, ठीक है। इस पर रिसर्च करके पीएचडी हमें नहीं लेना है, हमें आईआईटी क्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट और है हमारे पास, और हाँ ये होने के लिए अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ए एंड बी जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है।
उसके बाद एक पॉइंट और आता है हमारे पास कि अगर A इंटू कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अभी हमने देखा तो हमारा जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि इफ नल मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल विथ मैट्रिक्स ए, यानी कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस पॉसिबल हो। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस पॉसिबल हो ही नहीं तब हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस होने पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद कीजिए एकदम स्टार्टिंग में आज के क्लास में पढ़ा था कि ये n इक्वल टू पी होना चाहिए। अगर n इक्वल टू पी नहीं हो पाया तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला चीज ये मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना पड़ेगा, कंफर्मेबल होना पड़ेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं कि ये जो इंटू जीरो होगा ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, मैं गलती से बार बार जीरो बोल दूंगा बट जीरो का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, जीरो का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग ये समझ सकते हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या हो जाएगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A इंटू नल मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। कंडीशन क्या है, कन्फर्मेबल। कंडीशन क्या है, कन्फर्मेबल होना चाहिए या फिर सबका सब सेम ऑर्डर का होना चाहिए, O और A जो है वो सेम ऑर्डर का। ठीक है, या फिर कन्फर्मेबल, सेम चीज, सेम ऑर्डर या फिर कन्फर्मेबल। याद रखिएगा कन्फर्मेबल हुआ तभी हम लोग ये कर सकते हैं, अदरवाइज इस चीज को हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एक पॉइंट हमारे पास और आता है। अगर हम ऐसा ले लें फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी आ गया है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया है, तो ये कब पॉसिबल है, ध्यान से सुनिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, इसका वैल्यू जो है बी इक्वल टू सी आएगा ओनली इफ, सुनिएगा ध्यान से, ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये कब हो सकता है, जब हमारा ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कंडीशन आता है, ऐसा क्यों, इस चीज को भी समझने का कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास क्या आ जा रहा है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ऑफ ए सी इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स है वो। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता था, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर ऐसा हो जाता है तो टोटल कितना कंडीशन पॉसिबल होता है हमारे पास। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो टोटल कितना कंडीशन पॉसिबल है, अगर ये b माइनस सी और a अगर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ऑब्वियसली कंफर्मेबल है, तो पहला कंडीशन हो सकता है कि इसमें टोटल 3 केसेस बन सकते हैं, कि पहला केसेस क्या हो सकता है कि a इज नल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, पहला केसेस हो सकता है a इज नल मैट्रिक्स, दूसरा केसेस हो सकता है इसमें b माइनस सी इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई करे वो जीरो ही आता है, तो b माइनस सी नल मैट्रिक्स दूसरा केसेस क्या हो सकता है। तीसरा केसेस क्या हो सकता है, तीसरा केसेस ये हो सकता है कि b माइनस सी, a और b माइनस सी में a एंड b माइनस सी बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या चीज देखा था, हम लोगों ने ये कंडीशन देखा हुआ था, ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने ये कंडीशन देखा हुआ था कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करता है तो इक्वल टू नल मैट्रिक्स कब आ सकता है, जब दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स नल हो। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स नल हो, या फिर दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स नल नहीं हो बट तभी भी मल्टीप्लिकेशन होके जो है वो हमारे पास क्या आ सकता है, नल मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता पाएंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता पाएंगे कि हमारा कौन सा नल मैट्रिक्स है, कौन सा नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को जो है वो नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो 3 केसेस आ जाएगा, तो 3 केसेस आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि तीनों में से कौन सा केसेस हमारे पास हो रहा है। ठीक है,
सिर्फ बी माइनस सी अगर नल मैट्रिक्स हुआ तभी बी इक्वल टू सी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम लोग नहीं बता पाते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखिएगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ये चीज ऐसा बोलने का मतलब है अगर इधर 2 रखा हुआ है और अगर दोनों चीजें अगर बराबर रखा हुआ है तो इधर भी 2 है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों तरफ रिजल्ट क्या आएगा, हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन यूज किया गया है। अगर इक्वल बोला गया है मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है तो दोनों मैट्रिक्स के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों चीजें सेम रहेगा। ए इनवर्स मतलब कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होता है, आप बस अभी इतना याद रखें। तो उस हिसाब से इधर हो गया ए इनवर्स ए और इधर हो जाएगा ए इनवर्स ए। तो इन दोनों क्योंकि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो ए इनवर्स इंटू ए हमारे पास कितना आ जाएगा, आई इंटू बी, इधर कितना आ जाएगा, आई इंटू सी। तो इस हिसाब से इधर कितना निकल के आएगा, आई इंटू बी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई करता है वही आता है। तो कितना निकल के आएगा, बी इंटू सी। तो यानी कि उसके लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। और ए इनवर्स कब पॉसिबल है, जब डेल नॉट इक्वल सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू सी ओनली पॉसिबल जब क्या हो, ए जो है हमारा नॉन सिंगुलर है, ठीक है, ए जो है हमारा नॉन सिंगुलर है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक और लॉ निकल के आता है नया, ठीक है, एक और लॉ निकल के आता है नया इसी के साथ, जिसको हम लोग प्री कैंसिलेशन लॉ या फिर पोस्ट कैंसिलेशन लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्री कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, या फिर हम लोग इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ। क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा, दोनों सेम ही चीज है। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी और हम चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ए है और लेफ्ट हैंड साइड वाला ए को हम हटाना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस केस में हमारा क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए हमारे पास कितना हो जाता है, आई हो जाता है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो ए था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आता है जिसको हम लोग पोस्ट कैंसिलेशन लॉ या फिर राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पोस्ट कैंसिलेशन लॉ भी हम लोग बोलते हैं या फिर हम उसको राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, राइट कैंसिलेशन लॉ ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब मान लेते हैं इस केस में क्या दे रखा है, इस केस में केस हमारा ऐसे दे रखा है बी ए इज इक्वल टू सी ए। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, चलिए मैं बताऊंगा अभी। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में, और ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम लोग कोई चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं या राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलिए मैं सारे चीजें एक एक करके बताऊंगा अभी। ये हो जाएगा b इंटू आई, ये हो जाएगा c इंटू आई, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू सी, हमारा बराबर हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें नहीं हो सकता है, क्या क्या चीजें गड़बड़ी हो सकता है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ठीक है, देखिए जो चीजें नॉट पॉसिबल है, अगर हम ए बी ले लें और बी ए निकालें, अगर दोनों कंफर्मेबल हुआ तब भी क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स जो है बराबर नहीं हो पाएगा, अलग अलग मैट्रिक्स आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो जनरली कम्यूटेटिव पॉसिबल नहीं होता, हमने ये चीज पढ़ रखा था, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरा दोनों मैट्रिक्स बराबर है, बी और सी दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो एक का अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूं और दूसरे का अगर मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जैसा हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ये चीज जो हमारा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी,
तो हम अपने मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी इंटू ए इनवर्स, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही करना पड़ेगा, अगर हम राइट हैंड साइड में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बाकी तरीके से नहीं कर सकते। तो ये लॉ जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आगे जब हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, इस लॉ से हम लोग बहुत सारे आंसर्स हमारा निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्री कैंसिलेशन लॉ और पोस्ट कैंसिलेशन लॉ जो है ये हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा आगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही डिस्कस करते हैं। आप लोग को ये मैं शीट भेज दूंगा। सर हाँ बोलिए। सर मतलब ये मैट्रिक्स ए इनवर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो मैंने बताया ना कि आगे पढ़ेंगे, उसमें पूरा का पूरा Yes. टॉपिक है, ठीक है। अभी बस याद रखिए कि आप इनवर्स जो होता है कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अभी बस इतना समझ के रखिए कि इनवर्स क्या होता है, हम लोग आगे जाके पूरा का पूरा टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस बार जो 12th दे रहा है उसका इनवर्स वाला टॉपिक हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है इनवर्स वाला टॉपिक, ठीक है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि मैंने बताया था 1 0 0 1 इस तरीके से कुछ ना कुछ आ जा रहा है, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उस दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का इनवर्स बोला जाता है। जैसे बी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए, बी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए, तो और ए को क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। तो यानी कि इनवर्स ऑफ अगर बी है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, अगर इनवर्स ऑफ ए है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है उसको अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा वैल्यू जो है वो आई निकलता है, ठीक है। अभी बस आप लोग इतना याद रखिए इनवर्स मैट्रिक्स में कैसे निकाला जाता है वैल्यू, वो पूरा हमारे पास टॉपिक आएगा, उसके लिए हमें एडजॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स के साथ कुछ कुछ करके। तो अभी बस हम एक हल्का सा चीज याद रखते हैं कि इनवर्स मतलब क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स अगर ए का इनवर्स बोला जाए मतलब ए के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जो फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए के साथ हमने जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और उसको लिखने का तरीका कैसा है, हम ऐसा बी नहीं लिख के हम लोग ए इनवर्स को ऐसे भी लिखते हैं। तो यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूं या ए इनवर्स के साथ ए को मल्टीप्लाई करूं, हमारा रिजल्ट जो आता है वो आई ही आता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक समझ में आ गया? बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? यस सर। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सबको समझ में आया? किसी को किसी पॉइंट में डाउट? लाची, मौसम, रितिका, रिया, शाश्वत, अमृता, किसी को किसी पॉइंट में No, डाउट है, sir. दिक्कत है? नो ओके चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इस शीट को मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को जो शीट है वो अभी नहीं दूंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा बुक का क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, क्वेश्चन बुक का करा रहा हूँ, बट टॉपिक में सारा का सारा अभी सेमी टॉपिक पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, ये प्री कैंसिलेशन, पोस्ट कैंसिलेशन, ये सारे मैं हल्का फुल्का बताते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि इसमें कुछ कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन को आप लोग क्लियर कीजिए। एक बार जब मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्लियर होने के बाद हम लोग प्रॉपर मेन मैट्रिक्स के टॉपिक में घुस जाएंगे, ठीक है। और तभी मैं आप लोगों को शीट प्रोवाइड करूंगा और शीट को सॉल्व कीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग डिस्कस भी करेंगे उस पर, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।